सम्राट अशोक एक ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित किया। धर्म संबंधी, प्रशासनिक संबंधी, राज्य संबंधी, आर्थिक संबंधी राज्यादेश जारी किए और उसके विशाल साम्राज्य में विभिन्न स्थानों पर उसके अभिलेख, दीर्घ स्तंभलेख, लघु स्तंभलेख, शिलालेख, बृहद शिलालेख, दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख पाए गए हैं। अशोक के अभिलेख को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे शिलालेख, इन्हें बृहद शिलालेख एवं लघु शिलालेख 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। स्तंभलेख, इन्हें दीर्घ स्तंभलेख एवं लघु स्तंभलेख में विभाजित किया जा सकता है। इसके अलावा गुहालेख और ये गुफाओं में उत्कीर्ण लेख हैं। अशोक के दीर्घ शिलालेख को देखा जाए तो शाहबाजगढ़ी या पेशावर पाकिस्तान में मिलता है। मानसेहरा या हजारा पाकिस्तान में है। कालसी देहरादून उत्तराखंड में, गिरनार जूनागढ़ गुजरात में, एरगुड़ी कुर्नूल आंध्र प्रदेश में, धौली पुरी उड़ीसा में, जौगढ़ गंजाम उड़ीसा में, सोपाड़ा थाने महाराष्ट्र में। इसके अलावा अशोक के लघु शिलालेख को देखा जाए तो मास्की रायचूर कर्नाटक में, गुर्जरा दतिया मध्य प्रदेश में, ब्रह्मगिरी मैसूर कर्नाटक में, भाबू जयपुर राजस्थान में, अहरौरा मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, जटिंग रामेश्वर कर्नाटक में, सासाराम बिहार, रूपनाथ जबलपुर मध्य प्रदेश, पालकी गुंडू कर्नाटक, राजूर मंडगिरी कुर्नूल आंध्र प्रदेश, गोवीमठ मैसूर कर्नाटक, सिद्धपुर कर्नाटक, एरगुड़ी कुर्नूल आंध्र प्रदेश, सारोमारो मध्य प्रदेश, नेट्टूर मैसूर, उदगोरम वेल्लारी कर्नाटक, पनकुड़रिया मध्य प्रदेश, सन्नाती कर्नाटक। इसके अलावा अशोक के जो दीर्घ स्तंभलेख हैं उसमें प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, टोपरा दिल्ली हरियाणा के पास, मेरठ दिल्ली उत्तर प्रदेश, लौरिया नंदनगढ़ बिहार, लौरिया अरेराज बिहार, रामपुरवा बिहार में। अशोक के जो लघु स्तंभ हैं वो इलाहाबाद कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, सांची मध्य प्रदेश, सारनाथ उत्तर प्रदेश, रूमिनदेई नेपाल की तराई, निगाली सागर नेपाल की तराई। इसके अलावा अशोक के जो 14 शिलालेख हैं उसमें जो प्रमुख बातें हैं, पहला पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा, मनुष्यों एवं पशुओं दोनों को चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख, चोल पांड्य सतीपुत्र एवं किरणपुत्र की चर्चा। तीसरा, राजकीय अधिकारियों जैसे युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक को प्रत्येक 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश। चौथा, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की घोषणा। पांचवा, धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी। मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। छठा, धम्म महामात्र किसी भी समय राजा के पास सूचना ला सकता है तथा प्रतिवेदक की चर्चा की गई है। सातवां, सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है। आठवां, सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख किया गया है। बोधि वृक्ष के भ्रमण का भी उल्लेख किया गया है। नौवां, विभिन्न प्रकार के धम्म समारोहों की चर्चा की गई है। सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां, ख्याति एवं गौरव की निंदा तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वां, धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वां, सर्वधर्म संभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है। 13वां, कलिंग युद्ध का वर्णन, पड़ोसी राज्यों का वर्णन, अपराध करने वाली आठवीं जातियों का उल्लेख। 14वां, यह लेख कहीं संक्षेप में, कहीं मध्यम रूप में और कहीं विस्तृत रूप में हैं। अशोक द्वारा जनता को
धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया गया है। अशोक के अभिलेखों के जो खोजकर्ता हैं उसमें देखा जाए तो दिल्ली मेरठ स्तंभलेख 1750 ईस्वी में पादरे टी फेनथेलर के द्वारा की गई थी। दिल्ली टोपरा 1785 में कैप्टन कोलियर के द्वारा की गई थी। बराबर व नागरजनी गुफा 1785 में हैरिंगटन के द्वारा की गई थी। गिरनार शिलालेख 1822 में लेफ्टिनेंट कर्नल टाड के द्वारा की गई थी। इलाहाबाद स्तंभलेख 1834 ईस्वी में टी.एस. भट्ट के द्वारा की गई थी। शाहबाज गढ़ी 1836 में एक फ्रांसीसी अधिकारी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। धौली अभिलेख 1837 में किट्टो के द्वारा की गई थी। भाबरू शिलालेख 1840 में कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी। जौगढ़ अभिलेख 1850 में सर वाल्टर इलियट के द्वारा की गई थी। इसके अलावा कालसी शिलालेख 1860 ईस्वी में जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। रामपुरवा चंपारण बिहार 1872 में कार्लाइल के द्वारा। मानसेहरा 1889 में कैप्टन ले के द्वारा। निगारी सागर 1895 फिहरर के द्वारा। रुमिनदेई 1896 फिहरर के द्वारा। सारनाथ 1905 ऑरेल स्टैन के द्वारा। मास्की अभिलेख 1915 बीडेन के द्वारा की गई थी। इस प्रकार अशोक ने अभिलेखों, शिलालेखों, स्तंभलेखों, लघु शिलालेखों, दीर्घ शिलालेखों के माध्यम से अपनी जनता के बीच जो राज्यादेश जारी किए उससे उसके धर्म को प्रमुखता देनी, धर्म की प्रधानता का पता चलता है। वह एक धर्म प्रधान राज्य के रूप में अपनी जनता को, अपने राज्य को विकसित करना चाहता था और धर्म की एक प्रमुखता थी। और इसमें कलिंग युद्ध को जो उसके राज्यारोहण के 8वें वर्ष में हुआ था, इसे एक अपवाद के रूप में देखा जा सकता है और साथ ही इसका साम्राज्य विस्तार का कार्य भी पूर्ण हो गया था। तो हम देखें तो उसने धार्मिक राज्य, धर्म को प्रधानता देने वाले, धर्म को केंद्र पर रखने वाले राज्य जनता एक आदर्श आचरण संहिता बनाने की प्रयास की थी। अशोक ने लगभग 41 वर्ष शासन किए और उसकी मृत्यु के बाद लगभग 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व में हुई और अशोक के शासन के पश्चात अगले 50 वर्ष तक उसके उत्तराधिकारियों का कमज़ोर शासन चलता रहा। अशोक के पश्चात कुणाल मौर्य सम्राट बना। उसे दिव्यावदान में धर्म विवर्धन कहा गया है। राजतरंगिणी के अनुसार मगध में कुणाल के शासन के समय कश्मीर का शासक जालौक था। अशोक के अन्य उत्तराधिकारियों के रूप में संप्रति दशरथ, चालीशुक एवं बृहद्रथ का नाम मिलता है। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बाणभट्ट ने उसे प्रज्ञा दुर्बल कहा है। हर्षचरित के अनुसार बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185-184 ईसा पूर्व में उस समय की थी जब वह सेना का निरीक्षण कर रहा था। पुराणों के अनुसार अशोक के जो उत्तराधिकारी दिए गए हैं उनमें कुणाल, इंद्रपालित, बंधुपालित, दशरथ, दशोन, संप्रति, शालीशुक, देवधर्मन, शतधनुष, बृहद्रथ इत्यादि हैं। इस प्रकार अशोक के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक के बाद जितने भी शासक हुए वे उसके समान या तो प्रतापी नहीं थे, इसके अलावा और कुछ अत्यंत ही दुर्बल और कमज़ोर शासक थे और अंततः यह मौर्य साम्राज्य का शासन समाप्त हो गया और अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और एक नए वंश शुंग वंश का आरंभ हुआ।